नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे टर्की के कान 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर के बारे में। आप सभी ने कल को ये न्यूज देखा होगा कि टर्की के टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी TAI ने अपने 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर कान की पहली उड़ान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। अब कल इस खबर के निकलने के बाद से ही इंडियन डिफेंस लवर्स थोड़ा मायूस हो गए हैं, और हो भी क्यों ना, जो विमान प्रोजेक्ट हमारे खुद के स्वदेशी का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट के शुरू होने के 2 साल बाद शुरू हुए, उसके पहली प्रोटोटाइप हमारे प्रोजेक्ट से बहुत पहले उड़ान भर लेती है, जो खुद में भारतीय डिफेंस प्लानिंग, इंडस्ट्री और सीरियसनेस के अभाव को दर्शाती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो टर्की की तरफ से एक क्लियर डेडलाइन और फोकस के साथ कान एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है, और उन्होंने एयरक्राफ्ट के कम्प्रिहेंसिव डिजाइन रिव्यू को साइड में रखकर ही पहली उड़ान को सफलतापूर्वक अंजाम दे दी है। क्यों यहाँ पर उनका अप्रोच हमसे थोड़ा अलग है। जहाँ पर हम एयरक्राफ्ट के डिजाइन को पहले प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू के तहत पूरा रिव्यू करते हैं, उसके बाद यूजर द्वारा एयरक्राफ्ट के डिजाइन का कम्प्रिहेंसिव डिजाइन रिव्यू करवाते हैं, उसके बाद इसे फ्रीज करके फाइनल करते हैं, जिसके बाद पहली प्रोटोटाइप के लिए फंड्स जारी किया जाता है। लेकिन टर्की ने समय को बचने के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि उनका फोकस एयरक्राफ्ट को जल्द से जल्द ऑपरेशनल करना है, और उस पर वो किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करना चाहते हैं, जिसका भारी अभाव भारतीय डिफेंस प्लानिंग में बहुत बड़े पैमाने पर नजर आती है। टर्की की तरफ से जो अपडेट निकल के आ रही है वो है कि वे एयरक्राफ्ट की इस पहली उड़ान में इसके डिजाइन के एवरदीनेस को परख रहे थे। इसके बाद फेज वाइज इसी प्रोटोटाइप पर कुछ बदलाव किए जाएंगे, जिसके बाद इसे कुछ और फ्लाइट टेस्ट से गुजरना होगा, जिसके बाद कई और प्रोटोटाइप्स आएंगे जिन पर वे बदलाव और अपडेट्स करते जाएंगे, जिसके बाद फाइनल कॉन्फ़िगरेशन एक प्रोटोटाइप को फ्रीज किया जाएगा, जिसे प्रोडक्शन की तरफ ले जाया जाएगा। अब टर्किश कान एयरक्राफ्ट की प्रोपल्शन यानी इंजन की बात करें तो ये अभी अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक F110 जेट इंजन का इस्तेमाल कर रही है, जिसे अमेरिकी F-16 विमान पर इस्तेमाल किया जाता है, जो सबसे अधिक 125 किलोन्यूटन का आफ्टरबर्नर थ्रस्ट जनरेट करती है। अब अगर आप एयरक्राफ्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको एयरक्राफ्ट में कोई भी एक्सटर्नल सेंसर्स या रिसीवर्स दिखाई नहीं पड़ेंगे। यहाँ तक कि कुछ सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि इस एयरक्राफ्ट के नोज सेक्शन में कोई राडार भी नहीं थे। इसे केवल एक एयरफ्रेम की तरह उड़ान भराया गया है, जो कि हमारे हिसाब से अच्छी प्लानिंग है, क्योंकि अगर आपका एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप एक बार उड़ान भर लेती है तो आपकी सबसे बड़ी जो चीज यानी एयरक्राफ्ट के डिजाइन को वैलिडेट और एवरदी करना, वो चुटकियों में हो जाता है। इसके अलावा इसमें अगर कोई खामी है वो भी इसी पहली उड़ान में दर्शित हो जाती है, और इसके बाद आप बड़ी आसानी से आहिस्ता आहिस्ता सारे सेंसर्स, राडार्स और रिसीवर्स को एयरक्राफ्ट पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चर्चा हमारे खुद के स्वदेशी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर MK को लेकर हो रही है कि आखिर कब हमारा ये स्वदेशी विमान अपना पहला उड़ान भरेगा। कुछ ही सप्ताह पहले ही पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सर की तरफ से चीजें कुछ हद तक क्लियर की गई थी, जहां पर उन्होंने इस प्रोजेक्ट के देरी होने के कारण और इससे जुड़ी समस्याओं से पर्दा हटाया था। भदौरिया सर ने कहा था कि भारत सरकार की तरफ से जो SPV यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से MK को बनाने की कोशिश थी, जिसमें सरकार प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को इसमें शामिल करना चाहती थी, वो यहाँ पर बुरी तरह फेल होता हुआ देखा गया है, क्योंकि पिछले 2 सालों से जारी सरकार की कोशिशों के बावजूद कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ने इसे लेकर दिलचस्पी नहीं दिखाई है। उल्टा प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की तरफ से इस प्रोजेक्ट पर कुछ सवाल पूछे गए हैं, जिसका उत्तर देना बेहद ही कठिन है। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज सबसे पहले इस प्रोजेक्ट में एयरक्राफ्ट की डिजाइन पर गारंटी चाहती है, क्योंकि एयरक्राफ्ट के डिजाइन को सरकारी संस्था DRDO और ADA की तरफ से बनाया गया है, जहां पर एयरक्राफ्ट को बनाने के बाद अगर डिजाइन को लेकर कुछ भी गलती या समस्या दिखाई देती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी। दूसरा सवाल जो प्राइवेट कंपनी ने पूछा है कि वे एक मोटे रकम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अगर यूजर यानी भारतीय वायुसेना द्वारा इसके एक न्यूनतम ऑर्डर नहीं मिले तो इन कंपनीज जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी। यहाँ पर ऑर्डर की निश्चयता क्या है। तीसरा सवाल, अगर बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज एक साथ आते हैं इस प्रोजेक्ट के तहत, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चलते कहीं पूरा प्रोग्राम हैम्पर होता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी और इतने सारे कंपनीज को एक साथ कैसे मैनेज किया जाएगा। ये जो 3 सवालें प्राइवेट कंपनीज द्वारा पूछी गई है, यहाँ पर ही पूरा मामला फंस गया है।
लेकिन भारत सरकार अभी भी अपनी जिद नहीं छोड़ी है कि वे किसी न किसी तरीके से प्राइवेट कंपनीज को मन कर ही रहेंगे इस प्रोजेक्ट में शामिल होने में, जो अभी तक नहीं हो पाया है। और जब तक एसपीवी यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल पर कोई निर्णय नहीं होता है, तब तक हमें नहीं लगता कि इस प्रोजेक्ट को न तो फंड्स दिया जाएगा और न ही ये आगे बढ़ पाएगा है। लेकिन एक जो खबर 4 दिन पहले हमारे हाथों लगी थी, जिसे लेकर हमने हमारे वेबसाइट पे एक आर्टिकल भी डाले थे कि सरकार की तरफ से अप्रोच को थोड़ा बदला गया है और वे अब एक नई ऑफर को लेकर प्राइवेट कंपनीज के सामने जा रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के तहत एक ही बड़ी कंपनी को पूरा प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग से लेकर फाइनल प्रोडक्शन तक का जिम्मा दिया जाएगा, जिसके साथ डीआरडीओ और एडीए का ट्राइपेटाइट यानी तीनों संस्थाओं का एक जॉइंट वेंचर या एग्रीमेंट होगा, जो इस पूरे प्रोजेक्ट के नेतृत्व में रहेंगे और प्रोजेक्ट का पूरा कंट्रोल उनके हाथों में रहेगा और इसके ज्यादातर हिस्से पर उस बड़े प्राइवेट कंपनी का नियंत्रण रहेगा, जहां पर बाकी कुछ कंपनियों को सिर्फ सप्लाई चेन का हिस्सा बनाया जाएगा, जिनका इस प्रोजेक्ट पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। यहाँ पर एक और रास्ता भारत सरकार के सामने खुला हुआ है और वो है MRFA एक्विजिशन का, जिसके तहत भारतीय वायुसेना के लिए 114 मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदा जाना है और इसमें शामिल बड़े बड़े ग्लोबल एरोस्पेस कंपनियों ने पहले ही भारत को अमका प्रोग्राम में सहायता करने की बात कही है। शर्त बस ये है कि भारत उनसे 114 मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA डील के तहत खरीदे, जिसके लिए वे भारत में ही प्रोडक्शन लाइन खोलेंगे, जिसे अमका को मैन्युफैक्चर करने को ध्यान में रख के बनाया जाएगा और भारत को यहाँ पर अमका को बनाने के लिए वे भरपूर सहयोग करेंगे। लेकिन निर्णय भारत सरकार को लेनी है और वायुसेना की तरफ से सरकार को ये बोले देना चाहिए कि वे एसपीवी मॉडल के लिए इंतजार नहीं कर सकते और अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आखिर तक नाराजी हो तो HAL को ही अमका को बनाने की जिम्मेदारी दी जाए। जिस तरीके से LCA तेजस को बनाया जा रहा है, उसी तरीके से अमका का भी निर्माण किया जाए, जहां प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को कंपोनेंट सप्लायर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। कुछ भी हो, अब हमें इसी साल अमका प्रोजेक्ट को ऑफिशियल 15,000 करोड़ रुपए का फंड्स जारी कर देनी चाहिए और एसपीवी मॉडल का इंतजार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चीन तो पहले ही हमसे कोसों आगे निकल चुका है 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर के मामले में। अब स्थिति ऐसा पैदा हो रही है कि कहीं पाकिस्तान भी हमसे पहले अपने बेड़े में एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर ना शामिल कर ले, जहां पर अब उसके पास चीनी J-31 के अलावा तुर्की के कान का ऑप्शन भी आ चुका है। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार करेगी और जल्द से जल्द फंड्स क्लियर करके अमका प्रोजेक्ट को मिशन मोड पे आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इन सब से परे हम टर्की के एरोस्पेस इंजीनियर्स, वैज्ञानिकों और रक्षा विभागों के पदाधिकारियों को बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने देश के खस्ता आर्थिक हाल और बदहाली के बावजूद इतने बड़े प्रोजेक्ट को बखूबी अपने असली मुकाम की ओर पहला कदम बढ़ाने में सफल रहे, जिनके लिए वे बधाई के पात्र है। हालांकि टर्की को बहुत अरसे से अमेरिकी F-16 को देश में ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत मैन्युफैक्चर करने की जो एक्सपीरियंस थी, वो यहाँ पर काम आई है, जहाँ भारत को ऐसी कोई तकनीकी मदद नहीं मिला है और भारत खुद अपने बलबूते सब कुछ शून्य से डेवलप कर रहा है। लेकिन फिर भी टर्की काबिले तारीफ का हकदार है। इसी के साथ इस वीडियो पे बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर। जय हिंद।